आज की कहानी कोलकाता की है। कोलकाता के रहने वाले अवनीश कुमार गांगुली एक कंपनी में कर्मचारी थे। उनके दो पुत्र अविनाश और विनय कोलकाता में ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और उनकी एक बेटी रागिनी जो रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्स गर्ल का काम करती थी। 25 वर्षीय रागिनी अविवाहित थी। 2 सितंबर को पटना में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ हुआ। रागिनी, जो एक छोटी दुकान में काम करती थी, उसने अपने साथी दुकानदारों के साथ मिलकर रेडीमेड कपड़ों का एक स्टॉल लगाने का फैसला किया। पूरे जोश के साथ रागिनी ने स्टॉल को सजाया। उसी मेले में सौरभ नाम का एक लड़का था जिसने हैंडलूम चादरों का स्टॉल लगाया था। रागिनी ने सौरभ को पहली बार देखा और उसे उसकी मेहनत और चादरों की खूबसूरती ने आकर्षित किया। वे दोनों अक्सर एक दूसरे के स्टॉल पर आते जाते रहे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। यह मेला दिसंबर तक चलने वाला था। मेले में काम करने वाले सभी लोगों को किराए पर कमरे दिए गए थे जिससे वे अपने स्टॉल पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक शाम सौरभ और रागिनी कमरे के बाहर बैठे थे। जब सौरभ ने हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार किया, रागिनी ने बिना सोचे समझे हाँ में जवाब दिया। सौरभ की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने उसी दिन मंदिर में शादी कर लेने का फैसला किया। उन्होंने शादी की तारीख 2 दिन बाद 12 दिसंबर को पक्की कर ली। 12 दिसंबर को मंदिर में एक साधारण लेकिन भावनात्मक समारोह हुआ। दोस्तों और मेले में काम करने वाले साथी उनकी शादी में शामिल हुए। सौरभ और रागिनी ने एक दूसरे के साथ जीवन की नई यात्रा की शुरुआत की। अब वे दोनों पति पत्नी थे। 17 दिसंबर को मेला समाप्त हो जाने पर सौरभ ने पटना में ही रहने का मन बनाया। वह कलकत्ता से कपड़े लाकर पटना की दुकानों में थोक भाव से बेचने लगा। इस व्यापार से उसे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, वह और अधिक कपड़े मंगवाने लगा और धीरे धीरे उसका कारोबार पटना के अन्य शहरों में भी फैलने लगा। 22 फरवरी को सौरभ रागिनी के साथ कोलकाता गया था। दोनों ने वहां अपने अपने माता पिता को अपनी शादी की बात बताई। दोनों बालिग थे, इसलिए विवाह को परिवार की स्वीकृति मिलने में कोई समस्या नहीं हुई। सौरभ ने ससुराल में 15 दिन बिताए। कोलकाता में 15 दिन बिताने के बाद वे पटना लौट आए। सौरभ और रागिनी का संसार ठीक ठाक चल रहा था। सौरभ का एक दोस्त भी था, तन्मय। उसका भी अक्सर उसके घर में आना जाना था। वह जब भी आता, किसी न किसी बहाने रागिनी की प्रशंसा जरूर करता था। अपनी प्रशंसा सुनकर रागिनी फूली न समाती थी। शुरू में तो उसकी मुलाकातें कभी कभी होती थीं, लेकिन अब वह रोज आने लगा था। रागिनी भी उसकी बातों और तारीफों से प्रभावित होने लगी थी। दरअसल रागिनी की सुंदरता ने तन्मय को मोह लिया था। वह रागिनी से मन ही मन प्यार करने लगा था। रागिनी भी तन्मय को चाहने लगी थी। इसके बावजूद तन्मय अपने प्रेम को रागिनी के सामने प्रकट करने से डरता था। उसे लगता था कि यदि रागिनी ने उसके प्यार को स्वीकार न किया और सौरभ को बता दिया तो क्या होगा। इसीलिए उसने रागिनी को सौरभ की गैरहाजिरी में उसके विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया था। 7 मई की शाम थी। लगभग 7 बजे का समय था। सौरभ व्यापार के सिलसिले में कोलकाता गया हुआ था और रागिनी घर पर अकेली थी। तभी तन्मय आ पहुंचा। उसने सामान्य बातचीत शुरू करते हुए सौरभ के बारे में पूछा। रागिनी ने बताया कि वह घर पर नहीं है, लेकिन तन्मय पहले से जानता था कि सौरभ कोलकाता गया हुआ है। इस बार तन्मय ने बातचीत के दौरान शादी के रजिस्ट्रेशन का जिक्र छेड़ दिया। दरअसल तन्मय और सौरभ पहले भी इस मुद्दे पर बात कर चुके थे और तन्मय जानता था कि सौरभ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहता। इसी बात का फायदा उठाते हुए तन्मय ने रागिनी से कहा, तुम्हें शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इससे तुम्हारे पास विवाह का कानूनी प्रमाण रहेगा। तन्मय की यह बात रागिनी के मन में घर कर गई। अब यह विचार उसके दिमाग में बार बार घूमने लगा कि क्या वाकई उसे अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। जिस दिन सौरभ कोलकाता से लौटा, रागिनी ने तुरंत कोर्ट में शादी का रजिस्ट्रेशन कराने की बात छेड़ दी। सौरभ हैरान रह गया और पूछ बैठा, अचानक ये ख्याल कैसे आया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? इसी बीच उसे तन्मय की याद आई, जिसने कुछ दिन पहले उससे भी रजिस्ट्रेशन की बात की थी। उसने रागिनी से सीधा पूछा, क्या तन्मय ने तुम्हें यह सलाह दी? रागिनी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे खुद समझ है कि लव मैरिज में यह जरूरी है। तन्मय ने रजिस्ट्रेशन से मना किया था, इसलिए रागिनी ने झूठ बोल दिया। हालांकि सौरभ को पूरा यकीन हो गया कि तन्मय ही रागिनी को भड़का रहा है। अगले दिन सुबह होते ही रागिनी फिर से कोर्ट जाने की जिद करने लगी। सौरभ गुस्से से भर उठा और साफ कह दिया, तुम जहां जाना चाहो जाओ,
लेकिन मैं कोर्ट वोट के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। सौरभ की यह बात सुनते ही रागिनी भड़क गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह अनाप शनाप बातें करने लगी। इस घटना के बाद सौरभ और रागिनी के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। तन्मय, जो सौरभ के घर आना जाना जारी रखे हुए था, अपनी चाल में सफल हो रहा था। रागिनी जितना सौरभ से दूर होती जा रही थी, उतनी ही तन्मय के करीब आ रही थी। अब दोनों को किसी का भी डर नहीं रहा। जब भी सौरभ पटना से बाहर होता, तन्मय और रागिनी साथ सिनेमा देखने, होटल में खाने और एक ही बिस्तर पर रात बिताने लगे। कुछ समय बाद जब सौरभ को इसकी भनक लगी तो उसने रागिनी और तन्मय दोनों को कड़ी फटकार लगाई, लेकिन उसकी डांट का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वे उसकी गैर हाजिरी में मिलते रहे। सौरभ ने लोक लाज की वजह से यह बात किसी से साझा नहीं की, मगर रागिनी अब पूरी तरह से तन्मय के प्यार में डूबी हुई थी और धीरे धीरे सौरभ को नजरअंदाज करने लगी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर सौरभ ने सोचा कि क्यों न वह रागिनी को लेकर कोलकाता चला जाए। जुलाई के अंतिम सप्ताह में वह रागिनी को साथ लेकर कोलकाता चला भी गया, लेकिन वहां भी उनके संबंध पहले जैसे मधुर नहीं रहे। आसपास के लोगों को शक हुआ और जब उन्होंने इसकी वजह जाननी चाही तो रागिनी ने बताया, मैं इनसे शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहती हूँ, लेकिन ये मेरी बात सुनने के बजाय मुझ पर बिगड़ते रहते हैं। रागिनी की बात सुनकर उसकी माँ और भाई विनय ने भी सौरभ को शादी का रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी। जब वे लोग सौरभ को समझा रहे थे तो सौरभ के मन में अपनी ससुराल वालों के प्रति गुस्सा उमड़ पड़ा। उसे लगा कि अब वह रागिनी और तन्मय के संबंध का भेद खोल दे, लेकिन शर्म और सामाजिक दबाव के कारण वह कुछ नहीं कह सका। आखिरकार सौरभ ने उस समय स्थिति को संभालने के लिए कह दिया कि वह शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। हालांकि उसके मन में तन्मय और रागिनी के रिश्ते का संदेह गहराता जा रहा था, लेकिन वह इस मामले को उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दूसरी तरफ कोलकाता में रागिनी को तन्मय की याद बुरी तरह सताने लगी। तन्मय भी तड़प रहा था। उसने फोन पर कहा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना अकेला हूं। रागिनी ने जवाब दिया, मैं 2-4 दिनों में लौट रही हूं। घर में कोई नहीं था, इसलिए वह बेझिझक बातें कर रही थी। उसके बाद रागिनी पटना लौटने के लिए सौरभ को तंग करने लगी। आखिरकार 13 अगस्त को सौरभ ने उसे साथ लेकर पटना आ गया। पटना आने के बाद सौरभ ने रागिनी से अपने संबंध सुधारने का प्रयास किया। उसने कहा, चलो कोर्ट चलकर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। लेकिन इस बार रागिनी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उनके संबंध सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए और तन्मय पहले की तरह उनके घर आने जाने लगा। हालांकि अब सौरभ का तन्मय के प्रति व्यवहार बदल चुका था, लेकिन तन्मय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बीच 8 सितंबर से पटना के चिल्ड्रंस पार्क में डिज्नीलैंड मेला लग गया। सौरभ ने भी वहां अपना स्टॉल लगाया। मेला 3 बजे से खुलता था और वह दोपहर 1 बजे से वहां जाने लगता था। शुरू में रागिनी भी उसके साथ बैठी, लेकिन कुछ दिन बाद उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर रहना शुरू कर दिया। 18 सितंबर की रात जब सौरभ मेले के बाद लगभग 10 बजे घर पहुंचा तो वह स्तब्ध रह गया। तो घर खुला था, लेकिन रागिनी का कहीं कोई पता नहीं था। उसने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। वह रात भर रागिनी का इंतजार करता रहा, लेकिन वह नहीं आई। 19 सितंबर की सुबह सौरभ ने राजवंशी नगर में तन्मय के घर जाने का फैसला किया। वहां पता चला कि तन्मय भी पिछली रात से लापता था। इससे सौरभ को पूरा विश्वास हो गया कि तन्मय ही रागिनी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। सौरभ ने अपने स्तर पर दोनों को खोजने की कोशिश की, लेकिन जब उनका कहीं पता नहीं चला तो वह थाना गर्दनीबाग पहुंचा। उसने थाना प्रभारी R.K. पोद्दार को पूरी घटनाक्रम से अवगत कराया और रागिनी को भगा ले जाने के मामले में तन्मय का नाम लिया। रिपोर्ट दर्ज कराने के लगभग 2 घंटे बाद गश्त पर निकले सब इंस्पेक्टर R.P. चौबे ने कच्चे तालाब के पास एक लावारिस बक्सा देखा, जिसके इर्द गिर्द चील कौवे मंडरा रहे थे। जब बक्सा खोला गया तो उसमें एक महिला की क्षत विक्षत लाश मिली। मृतका की पहचान नहीं हो सकी क्योंकि हत्यारे ने उसका मुंह और सिर बुरी तरह कुचल दिया था। बक्से के पास कुछ कपड़े भी पड़े थे जो मृतका के हो सकते थे। मौके पर आवश्यक कार्रवाई के बाद सब इंस्पेक्टर चौबे ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बक्सा और कपड़ों के साथ थाना गर्दनीबाग लौट आए। शिनाख्त कराने के सारे प्रयास करने के बावजूद कुछ पता नहीं चला, इसलिए पोस्टमार्टम के बाद सरकारी खर्च पर लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच गर्दनीबाग पुलिस के मन में यह ख्याल नहीं आया कि वह लाश रागिनी की हो सकती है।
दूसरी तरफ सौरभ ने पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करा दी, लेकिन मामले को दबाए रखना सही समझा। फिर भी उसने अपनी ससुराल वालों को सच बताना चाहा, इसलिए उसने तुरंत फोन किया। लेकिन उसे डर था कि कहीं ससुराल वाले यह न समझ लें कि उसने कुछ गलत किया है। जब फोन की घंटी बजी तो उसकी सास ने रिसीवर उठाया। सौरभ ने डरते डरते कहा, मैंने कुछ नहीं किया, रागिनी कहीं चली गई है, और तुरंत फोन रख दिया। सौरभ की इस छोटी सी जानकारी ने उसकी ससुराल में हलचल मचा दी। सभी लोग चिंतित हो गए और स्थिति को समझने की कोशिश करने लगे। 1.5 महीना बीत जाने के बाद जब रागिनी का सही सही पता नहीं चला, तो उसका छोटा भाई विनय 5 नवंबर को अपने दोस्त सिद्धार्थ के साथ पटना पहुंचा। विनय पटना आकर अपने एक स्थानीय मित्र सुशील प्रसाद के साथ लगभग 4 बजे डिज्नीलैंड मेला गया। वही सौरभ अपने स्टॉल पर बैठा था। विनय ने जब उससे रागिनी के बारे में पूछताछ की तो सौरभ खींच उठा और झुंझलाहट में कह दिया, मैं नहीं जानता कि रागिनी कहाँ है, आपको जो करना है कीजिए। इस तीखे जवाब ने विनय को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद सौरभ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बहन की हत्या कर दी है। इसलिए विनय उसी दिन थाना गर्दनीबाग जाकर प्राथमिकी दर्ज करा दी। उसने अपनी रिपोर्ट में रागिनी की हत्या की आशंका जताते हुए सौरभ और उसके दोस्तों पर संदेह व्यक्त किया। इंस्पेक्टर आर के पोद्दार ने इस मामले की तफ्तीश सब इंस्पेक्टर आरपी चौबे को सौंप दी। रागिनी 18 सितंबर से गायब थी और उसी दिन एक बक्से में बंद लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। सब इंस्पेक्टर चौबे को लगा कि कहीं वह लाश रागिनी की तो नहीं थी। उन्होंने लाश की तस्वीरें एवं उसके कपड़े विनय को दिखाए और पूछा, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? विनय ने तुरंत लाश की पहचान की। ये तो मेरी बहन रागिनी के कपड़े हैं, तस्वीर भी उसी की है, कहकर विनय फूट फूट कर रोने लगा। जब अज्ञात शव की पहचान रागिनी के रूप में हुई तो सौरभ की गिरफ्तारी आवश्यक हो गई। सौरभ को पकड़ने के लिए सब इंस्पेक्टर चौबे डिज्नीलैंड मेले में पहुंचे, लेकिन वहां उनका स्टॉल बंद था। पूछताछ करने पर पता चला कि सौरभ स्टॉल बंद करके जा चुका था। इसलिए चौबे ने मेला प्रबंधक सतीश आनंद को कड़ी हिदायत दी कि जैसे ही सौरभ लौटे वह तुरंत थाना गर्दनीबाग को सूचित करें। इसके बाद पुलिस सौरभ के यारपुर स्थित घर गई, लेकिन वहां भी वह नहीं मिला। यह स्थिति विनय द्वारा लगाए गए आरोप को सही साबित कर रही थी। अगले दिन 6 नवंबर को चौबे ने दक्षिणी 24 परगना के थाना यादवपुर को परवाना भेजा कि सौरभ हत्या के मामले में फरार है। यदि वह वहां हो तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर थाना गर्दनीबाग को सूचित किया जाए। बंगाल पुलिस ने सौरभ को खोजा और वह अपने घर में ही मिल गया। इसलिए पटना से भेजे गए परवाने के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया। सौरभ चीखकर यही कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, रागिनी तन्मय के साथ भाग गई है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। 10 नवंबर को यादवपुर थाने से गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन को सौरभ की गिरफ्तारी की सूचना दी गई। इसी बीच कहानी में नया मोड़ आया। 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे गर्दनीबाग के फोन की घंटी अचानक बज उठी। सब इंस्पेक्टर चौबे ने रिसीवर उठाया। हेलो, मैं सतीश आनंद बोल रहा हूं। दूसरी ओर से आवाज आई, रागिनी चौधरी जिंदा है। यह सुनकर चौबे चौंक गए। क्या कह रहे हैं आप? रागिनी तो मरी हुई है। नहीं दरोगा जी, रागिनी जिंदा है और इस वक्त मेरे कब्जे में है। आप तुरंत मेले में आ जाइए, चौबे ने कहा। ठीक है, हम तुरंत आ रहे हैं, और फोन रख दिया। चौबे ने थाना प्रभारी आर के पोद्दार को इस बारे में बताया और वे दोनों पुलिस बल के साथ मेले में पहुंचे। वहां एक महिला को सतीश आनंद ने पकड़ रखा था। पूछने पर पता चला कि यही रागिनी है। पुलिस अधिकारी उसे लेकर थाना लौट आए। जब रागिनी ने अपनी गुमशुदगी का खुलासा किया तो सभी लोग चकित रह गए। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में रागिनी का कथन सही साबित हुआ। दरअसल अगस्त में जब रागिनी कोलकाता से लौटी थी, तब से ही वह तन्मय के साथ भागने का उचित मौका तलाश रही थी। 18 अगस्त को रागिनी और सौरभ के बीच झगड़ा हुआ और सौरभ सुबह 10 बजे मेला जाने के लिए घर से निकल गया। उसके बाद रागिनी ने तन्मय को फोन करके अपने घर बुला लिया। वह पहले से तैयार थी और जैसे ही तन्मय आया, वह उसके साथ घर से निकल पड़ी। 2 दिन तक रागिनी पटना के होटल में रही और फिर मंदिर में तन्मय से शादी कर ली। इसके बाद वे बुद्धा कॉलोनी में एक मकान में किराएदार बनकर रहने लगे। दूसरी तरफ सौरभ खुद को बेगुनाह कह रहा था और एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, रागिनी तन्मय के साथ भाग गई। पुलिस ने भी सोचा एक बार तन्मय हाथ लगे तो रागिनी की गुमशुदगी का केस सुलझ जाएगा। इसीलिए पुलिस तन्मय की तलाश कर रही थी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि वह रागिनी हत्याकांड में शामिल हो सकता है।
तन्मय पुलिस से बचने की कोशिश कर करके थक चुका था, इसलिए उसने रागिनी को डिज्नीलैंड मेले में भेजा ताकि यह साबित हो सके कि वह जिंदा है और तन्मय से शादी कर ली है। इस दौरान तन्मय ने अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन पटना के मैरिज रजिस्ट्रार के पास भी करा लिया। 10 नवंबर 2008 को आर के पोद्दार और आरपी चौबे ने रागिनी के बताए पते पर जाकर तन्मय को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने रागिनी को उसके माता पिता को सौंपने का आदेश दिया और तन्मय को धारा 366 के तहत जेल भेज दिया, जो महिलाओं के अपहरण और जबरन शादी से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का अपहरण करता है या उसे धोखे से अपनी कस्टडी में लेता है और उस महिला से शादी करने या उसके साथ अवैध संबंध बनाने के उद्देश्य से ऐसा करता है, तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाता है। धारा 366 के तहत अपराधी को 10 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सौरभ निर्दोष था, इसलिए थाना गर्दनीबाग ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से आदेश लेकर यादवपुर थाने को उसे रिहा करने का फरमान भेजा। इसी आधार पर सौरभ को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद से सौरभ कोलकाता में है, जबकि रागिनी भी अपने माता पिता के साथ वहां चली गई। कुछ दिनों बाद रागिनी अपने नए पति तन्मय को छुड़ाने के लिए पटना लौट आई। उसने एक मुलाकात में कहा, मैंने तन्मय से शादी कर ली है और अब उसके ही साथ रहना चाहती हूं। मुझे विश्वास है कि अदालत हमारी शादी को जायज करार देगी। हालांकि शुरू में माता पिता ने इस शादी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन रागिनी की दृढ़ता और प्यार ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी की खुशी को समझा और धीरे धीरे स्वीकार कर लिया कि अगर रागिनी खुश है तो वे भी खुश रहेंगे। इस बीच पुलिस ने रागिनी और तन्मय को जमानत पर रिहा कर दिया। कुछ समय बाद रागिनी और तन्मय ने एक नया जीवन शुरू किया। वे एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे और धीरे धीरे उनके परिवारों के बीच भी समझ बढ़ने लगी। सौरभ ने अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। उसने अपने व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया और अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताया। जब रागिनी ने तन्मय के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की, तब पुलिस ने रागिनी की लाश के रहस्य को सुलझाने की कोशिश जारी रखी। उनके द्वारा की गई जांच में कई साक्ष्य मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मृतका की पहचान रागिनी के कपड़ों से हुई थी। लेकिन यह अब तक साफ नहीं हो पाया था कि वह वास्तव में रागिनी थी या कोई और। पुलिस ने मृतका की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लिया। जब रिपोर्ट आई तो सभी चौंक गए। वह लाश वास्तव में रागिनी की नहीं, बल्कि एक अन्य महिला की थी, जिसने रागिनी जैसे कपड़े पहने थे। इसके बाद पुलिस ने एक नई दिशा में जांच की और पाया कि यह महिला एक नजदीकी गांव की रहने वाली थी, जो रागिनी से बहुत मिलती जुलती थी। पुलिस ने पाया कि रागिनी की लाश को छिपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई तो रागिनी और तन्मय की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। कहानी इस सच्चाई के साथ खत्म होती है कि कभी-कभी जीवन में जो हम समझते हैं वह पूरी तरह से अलग हो सकता है और सच्चाई हमेशा सामने आती है। सौरभ और रागिनी के बीच प्यार की शुरुआत हुई थी और उन्होंने शादी भी की थी, लेकिन रागिनी का तन्मय के प्रति आकर्षण उसके लिए एक बड़ा संघर्ष बन जाता है। रागिनी ने अपनी भावनाओं को नकारते हुए सौरभ के साथ रहना शुरू किया, लेकिन तन्मय के प्रति उसकी आकर्षण उसे अपने फैसले पर विचार करने को मजबूर करता है। यह स्थिति न केवल रागिनी के लिए बल्कि सौरभ के लिए भी कठिनाई लेकर आती है। रागिनी की स्थिति यह दर्शाती है कि प्यार हमेशा सरल नहीं होता। जब उसने तन्मय के साथ संबंध बनाना शुरू किया तो उसने सौरभ के साथ विश्वासघात किया। यह उसके लिए एक आंतरिक संघर्ष बन गया, जहां उसे यह समझने की आवश्यकता थी कि उसकी भावनाएं किसकी ओर झुक रही हैं। रागिनी ने अंततः अपने दिल की सुनते हुए तन्मय के साथ भागने का निर्णय लिया, लेकिन इस निर्णय के साथ वह सौरभ को चोट पहुंचाती है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि प्यार के पीछे छुपे संघर्ष और मनोवैज्ञानिक जटिलताएं कितनी गहरी हो सकती हैं। रागिनी का यह फैसला न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह उसके संबंधों में धोखे और विश्वास के मुद्दों को भी उजागर करता है। यह कहानी दर्शाती है कि कभी-कभी व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हुए दूसरों को चोट पहुंचा सकता है और इसके परिणाम हमेशा आसान नहीं होते।